नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का विस्तार और प्रसार किस तरीके से हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में की थी और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज जानेंगे मुख्यतः कि यूपी में और बिहार में विद्रोह किस तरीके से फैलता है, उसका नेतृत्व किन लोगों ने किया और विद्रोह का दमन किस तरीके से हुआ, किस अंग्रेज अधिकारी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अवध में 4 जून को शुरुआत हो जाती है विद्रोह की, 4 जून 1857 को। उसी समय में उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में विद्रोह फैलता है और उसके जो मुख्य केंद्र होते हैं वो केंद्र होते हैं कानपुर और झांसी। इन दोनों ही जगहों पे 5 जून को विद्रोह फैल जाता है। कानपुर में इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं नाना साहब और उनके 2 सहयोगी होते हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक होते हैं तात्या टोपे और दूसरा अजीमुल्ला। यही दोनों लोग अवध में भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ पे हजरत महल का, बेगम हजरत महल का, ये सब लोग साथ दे रहे थे। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी जानना जरूरी है। जैसे नाना साहब का नाम था धोंधू पंत और उनके सहयोगी तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ कारणों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बाजीराव द्वितीय वो पेशवा होते हैं और उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है पूना से। पेशवाओं का केंद्र पूना होता है, वहाँ से निष्कासित करके उन्हें कानपुर के पास एक जगह होती है बिट्ठूर, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनका कोई अपना बेटा होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो नाना साहब को अर्थात धोंधू पंत को अपना दत्तक पुत्र बनाते हैं। परंतु डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसमें गोद लेने की प्रथा पे एक तरीके से रोक लगा दिया था, पेशवाओं की मान्यता को समाप्त कर दिया था, पेंशन को ख़त्म कर दिया था। तो नाना साहब के भी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया था, उनके पेशवा पद की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो ये कारण थे जिसकी वजह से नाना साहब अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है? तो 5 जून को शुरुआत होती है। विद्रोहियों ने सबसे पहले कानपुर के छावनी पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहाँ के जो सैनिक होते हैं, भारतीय सैनिक, वो पूरी छावनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूरी छावनी में आगजनी होती है। अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजी सैनिकों को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में छावनी के जो जनरल होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका नाम होता है व्हीलर, जनरल व्हीलर। वो वहाँ से भाग जाते हैं, अपने बीवी और बच्चों को लेकर भागते हैं, परंतु सती चौरा नाम के एक जगह पर वो पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या होने के बाद उनके बीवी और बच्चों को कैद कर लिया जाता है और बीबी के मकबरे में उन्हें कैद करके रखा जाता है और बाद में उनकी भी हत्या कर दी जाती है। हालांकि ये एक गलत चीज़ की गई थी कि उनके बीवी और बच्चों को भी मारा गया था। ये अगर मोरल ग्राउंड की आधार पे अगर आप देखें तो इसको सही नहीं ठहरा सकते, परंतु ये घटना हुई थी। क्रांति की आग में वो भी जलकर स्वाहा हो गए। जब इनकी हत्या होती है उसके बाद अंग्रेजी सेना और भी ज़्यादा उग्र हो जाती है। अंग्रेज लोग और भी उग्र रूप धारण कर लेते हैं और विद्रोह का दमन करने पर उतारू हो जाते हैं और अंततः हैवलॉक और जनरल नील के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है कानपुर में और इनके नेतृत्व में कानपुर में हुए विद्रोह को दबा दिया जाता है। विद्रोह जब दबाया जाता है तो नाना साहब यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर नेपाल में शरण लेते हैं और तात्या टोपे भागकर झांसी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का वो सहयोग करते हैं। तो एक बात और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति में
अधिकतर जो नेतृत्वकर्ता होते हैं या जो नेता होते हैं, जब विद्रोह असफल होता है तो वैसी स्थिति में अधिकतर नेता जो हैं वो भागकर नेपाल में ही शरण लेते हैं। तो नाना साहब भी भागकर नेपाल में ही शरण लेते हैं। इसके पहले बेगम हजरत महल भी नेपाल ही भागती हैं। और पंजाब की जो रानी होती है, सिखों की रानी जिंदन कौर, वो भी नेपाल में ही शरण लेती है। तो बहुत सारे लोगों ने नेपाल में ही शरण लिया था। तो इस प्रकार से कानपुर में विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब झांसी को देखते हैं। झांसी में भी इसकी शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी। यहाँ का मामला क्या था? तो यहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था यहाँ झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई कौन थी? तो इनका नाम था, बचपन का नाम था मणिकर्णिका, और इनकी शादी हुई थी झांसी के राजा गंगाधर राव से। इनके कोई अपने औलाद नहीं थे। हालांकि एक बेटे का जन्म हुआ था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म के कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उसका नाम था दामोदर राव। बाद में इनको कोई बेटा नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में ये अपने भाई के बेटे को गोद लेते हैं और उसका नाम होता है दामोदर राव। और दामोदर राव को झांसी का अगला जो है सो राजा घोषित किया जाता है, क्योंकि गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। तो गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद दामोदर राव को झांसी का वारिस घोषित कर दिया जाता है। तो डलहौजी ने वही गोद लेने की प्रथा पे रोक लगा दी थी हड़प नीति के तहत। तो वो इसकी मान्यता नहीं देते हैं और झांसी को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में लिया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का ये कहना होता है कि मैं झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के साथ झांसी का एक टकराव चल रहा होता है और वहाँ पे विद्रोह होता है। और रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से इस विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। लेकिन यहाँ ह्यूरोज जो है 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यूरोज झांसी के किले को घेर लेता है और 8 दिनों तक किले की घेरेबंदी करके रखता है। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया उनके साथ में और सैनिकों को, अंग्रेजी सेना को किले में घुसने का रास्ता बतला दिया। ऐसी स्थिति में सेना जब किले में घुसती है तो रानी लक्ष्मीबाई अपने नाबालिग बेटे को अपने पीठ पर बांधती हैं और घोड़े पर सवार होकर वो किले से कूद जाती हैं। इतना उनमें साहस होता है कि इतनी ऊंचाई पर किला होता है और वहाँ से घोड़े से वो नीचे कूद जाती है और कूदकर वो ग्वालियर भाग जाती हैं। उनके साथ में अपने साथ में एक सैनिक टुकड़ी को भी वो लेकर भाग रही होती हैं। ग्वालियर जब पहुँचते हैं तो वहाँ के राजा वो अंग्रेजों का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता और सैनिक होती है वो महारानी का साथ देती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत एक भीषण युद्ध होता है और ग्वालियर जब पहुँचते हैं तो वहाँ ग्वालियर के ग्वालियर में भी एक छावनी थी। तो वहाँ की सेना ने जो है सो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोर्चाबंदी की और ग्वालियर के राजा ने एक धोखा भी दिया महारानी लक्ष्मीबाई को। ऐसी स्थिति में बहुत भीषण युद्ध होती है और स्मिथ ग्वालियर की छावनी के प्रमुख होते हैं। तो स्मिथ इस का नेतृत्व कर रहे होते हैं और ये अंग्रेजी जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं ह्यूरोज। अंततः इनके साथ में महारानी लक्ष्मीबाई का भीषण युद्ध होता है और अंततः महारानी जो है वो मारी जाती है। 12 जून 1858 को उनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी मृत्यु के बाद ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय विद्रोहियों में लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी। इतनी ज़्यादा बहादुरी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया था। इनकी मृत्यु के पहले ही तात्या टोपे नेपाल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया और
वो पकड़े जाते हैं, उनका पता बतला दिया जाता है और अंततः इन्हें पकड़कर फांसी दे दिया जाता है 18 अप्रैल 1858 को ही। तो इस प्रकार से झांसी में विद्रोह का दमन हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य भी क्षेत्रों में विद्रोह फैले, वो कौन कौन से जगह थे उसको देख लेते हैं। तो इलाहाबाद और बनारस में यहाँ पर लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और यहाँ पे विंसेंट आयर और कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, मथुरा में देवी सिंह ने और मेरठ में कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब हम आते हैं दोस्तों बिहार में। तो बिहार में भी बहुत तीव्र विरोध हुआ था, इस क्रांति का बहुत ज़्यादा असर था और इसकी शुरुआत होती है देवघर जिले से। 12 जून 1857 को रोहिणी नामक एक जगह है देवघर जिला में, वहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत होती है और फिर यह पटना में इसकी शुरुआत होती है। पटना में पीर अली नाम के एक पुस्तक विक्रेता होते हैं, वही इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं और यह विद्रोह इतना ज़्यादा उग्र था और हिंसक था कि यहाँ पटना का एक बदनाम अफीम व्यापारी होता है, अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज एजेंट कह ले, अफीम एजेंट, जिसका नाम होता है लायल, इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी जब हत्या होती है तो विद्रोह, यहाँ पटना के कमिश्नर होते हैं विंसेंट टेलर, तो कमिश्नर को ही जिम्मेवारी दी जाती है इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो अंततः पीर अली को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी दी जाती है। जब पीर अली को फांसी दी जाती है तो पटना के पास में ही दानापुर में एक सैनिक छावनी था पहले से भी। आज के समय में पटना और दानापुर दोनों मिलकर एक हो गए हैं, लेकिन पटना से दानापुर के बीच की दूरी उस समय लगभग 10 से 12 किलोमीटर की थी। तो जब सैनिक छावनी में ये खबर पहुंचती है कि पीर अली को फांसी दे दिया गया है, तो वैसी स्थिति में छावनी के सैनिक, भारतीय सैनिक पूरी तरीके से विद्रोह कर देते हैं और वो अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों पर हमला कर देते हैं और हमला करके कई सैनिकों को, कई अधिकारियों को मार दिया जाता है और उनको मारने के बाद यहाँ की सैनिक आरा की ओर कूच कर जाती है। आरा में ये जब पहुँचती है तो वहाँ के जमींदार होते हैं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, उनकी उम्र 80 साल होती है और जितने भी क्रांतिकारी और विद्रोही नेता होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा युद्ध इन्होंने ही जीते थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था। जितने भी क्रांतिकारी थे उन सारे क्रांतिकारियों में तो क्या होता है, तो सबसे पहले एक आरा का युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में डनवर जो कि अंग्रेज सेनापति होता है उसको पहले मार दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 अगस्त 1857 को एक बीबीगंज नामक जगह में एक युद्ध होता है और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है मेजर आयर। दोनों तरफ से बहुत भीषण युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में हालांकि नुकसान तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह आरा छोड़ देते हैं और वो जंगल की ओर भाग जाते हैं और अंततः वहाँ से वो भागते हुए एमपी पहुँचते हैं। एमपी होते हुए वो यूपी पहुँचते हैं और यूपी में आकर आजमगढ़ के किले में, अतरौली में अपना डेरा डाल लेते हैं। आजमगढ़ के किले पर कब्जा जमाकर बैठ जाते हैं और साथ में नाना साहब, उनका भी वो साथ देते हैं बाबू कुंवर सिंह इस विद्रोह में, इस क्रांति में नाना साहब का वो पूरा सहयोग करते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों को जब पता चलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के किले में शरण लिया हुआ है तो उनको उनके साथ लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी जाती है। पहले मीलमैन आते हैं, वो भी हारते हैं, फिर डेम्स आते हैं, वो भी हारते हैं, फिर मार्क के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाती है।
इसके साथ भी भीषण युद्ध होता है, लेकिन इसमें कुंवर सिंह को गोली लग जाती है उनके हाथ में। उसके बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ से आरा की ओर लौट जाते हैं और रास्ते में लौटते वक्त गंगा नदी पड़ती है, उसमें अपने हाथ को अपने ही तलवारों से काटकर गंगा नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि जहर का असर होने लगा था और उन्हें लगा कि पूरे शरीर में जहर फैल जाएगी, तो वो बहादुरी के साथ अपनी तलवार निकालते हैं और अपने हाथ को काटकर खुद से फेंक देते हैं। जब आरा पहुंचते हैं तो वैसे ही अंग्रेजी सेना फिर से उन पर हमला कर देती है। 24 घंटे भी नहीं होते हैं उनको आरा पहुंचे हुए और अंग्रेजी सेना का हमला हो जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत भीषण युद्ध होता है, लेकिन अंततः वो घायल होते हैं और लड़ते हुए ही कह लें कि वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। 23 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद क्रांतिकारियों का नेतृत्व उनके छोटे भाई अमर सिंह करते हैं, परंतु कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद वो नेतृत्व अमर सिंह नहीं प्रदान कर पाते हैं और साथ में उनकी जो कुंवर सिंह की सेना थी वो भी बहुत उसकी क्षति हो चुकी थी, तो ये विद्रोह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाता है और अंततः विद्रोह को दबा दिया जाता है। विद्रोह को दबाने में विंसेंट टेलर और आयर इन दो लोगों का मुख्य योगदान होता है और अंततः बिहार में भी विद्रोह दबा दिया जाता है। बिहार में कुछ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इस क्रांति का प्रभाव पड़ता है और वो क्षेत्र मुख्यतः मगध क्षेत्र होता है, गया का क्षेत्र होता है। हालांकि गया मगध क्षेत्र में ही आता है, प्रमुख केंद्र एक गया भी होता है और एक और क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर। तो बिहार में इन सारे जगहों में अर्थात देवघर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर ये 4 प्रमुख केंद्र थे और सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र होता है वो होता है आरा। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार इन 2 राज्यों में विद्रोह को लगभग दबा दिया जाता है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के अन्य हिस्सों में कुछ छिटपुट क्रांति की ज्वाला फैली या विद्रोह हुआ, तो उनको हम देखेंगे और जानेंगे। महत्वपूर्ण हिस्से को हमने कवर कर लिया है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों की तरफ से किसने विद्रोह को दबाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको 1857 से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा और जो चीज़ें हैं वो रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। एक सिलसिलेवार ढंग से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस आज के लेक्चर को ख़त्म करता हूं और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।